चित्तौड़ जिले में अफीम किसानों का धरने के बाद अब जो नारकोटिक्स विभाग पर गंभीर आरोप लगे थे, किसानों का धरना प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद अब इस पूरे घटनाक्रम में एक नया मोड़ आ गया है। जो किसान आरोप लगा रहे थे उन किसानों ने वीडियो जारी कर कहा है कि हमारा उस धरने से कोई संबंध नहीं था, जिसके बाद जो वीडियो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। तो आज हमारे साथ खास मेहमान है चित्तौड़ डेयरी के पूर्व चेयरमैन बद्रीलाल जाट। हम इनसे जानना चाहेंगे किस प्रकार से धरना शुरू हुआ था और इसमें क्या रणनीति थी। अब वो किसान जो है मुकर गए हैं, तो इसको लेकर इनकी आगे क्या रणनीति रहेगी, किस प्रकार से आगे इस धरने को आगे बढ़ाएंगे, इसको लेकर हम इनसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले इनका स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो सर, सबसे पहले ये धरना किस तरह से शुरू हुआ था, आपको किस प्रकार से इसकी जानकारी मिली थी? सबसे पहले तो आपके दर्शकों का मैं धन्यवाद करूंगा गोल्डन सिटी न्यूज से। उनका धरने का देवरिया गांव में 10 मार्च को देवरिया में यह नारकोटिक सेल के अधिकारी प्रदीप और उनकी टीम ने वहां रेड डाली थी। 11 तारीख को रात को मेरे पास में फोन आया देवरिया से, प्रकाश जो मेवदा का यूथ कांग्रेस का साथी है, कि भाई साहब गलत तरीके से यहाँ रेड डाली है और एक महिला है जिसके 13 महीने की बच्ची और जो मुखिया है उन दोनों पे मुकदमा बना के उनको अरेस्ट कर लिया है। तो इसके लिए हम कलेक्टर पे ज्ञापन देना चाहते हैं, तो आपकी क्या राय? तो बिल्कुल ठीक बात है। उनसे पूरी जानकारी ली, फिर बोला ठीक है एक पोस्टर बनाओ और उसको धरने का 13 तारीख का अपन आह्वान करते हैं, सब लोग आएंगे, किसान के साथ गलत हो। मैं जैसे सूचना मिली पोस्टर बना के रात को हमने वायरल करा था। 12 तारीख को मैं डुगला साइड की तरफ में बड़ी सारी से चुनाव लड़ा हूँ, तो वहाँ मेरा रेगुलर वहाँ जाना ही रहता है, रोज ही जाता। तो 12 को मैं डुगला के डेलवास गाँव गया था। तो डेलवास में हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी भी साथ में थे, देवेंद्र सिंह जी। उन्होंने बताया कि आपका हमने पोस्टर देखा है कि कल धरना दे रहे हैं, तो हमारे यहाँ गांव में से भी 2 व्यक्ति, एक संतोष दाकर और सुरेश दाकर जो फिल्म के काश्तकार हैं, उनसे 1 से 85 लाख रुपए यही अधिकारी जिसका आप नाम ले रहे हो प्रदीप, और 1 से 19 लाख रुपए ये लेके गए। तो हमारे किसान भी वहां आएंगे, आप उनकी भी पीड़ा उनकी मांग भी उठाना। हमने उनकी बात भी सुनी। 13 तारीख को यह धरना दिया, उसमें वो किसान संतोष और सुरेश जी है, मेरे से बड़े ही हैं, वो दोनों थे, उनका बेटा भी आया था। तो इन लोगों ने कहा था हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, ऐसे ऐसे पैसे हमारे लिए 85 लाख रुपए लिए, 19 लाख रुपए एक से लिए। पूछा उनसे किस नाम के लिए पैसे, तो बोले मेरे बाल्टी अफीम की लुई चल रही थी, जब धरना दिया था, मतलब छापा जब डाला था तो अफीम की लुई चल रही थी। तो अफीम में तो वैसे भी पानी आता है, एक त्रुटि है इसमें नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की, क्योंकि जैसे भैंस का जो दूध निकालते हैं तो दूध में से घी आता है, तो अगर 6 की फैट है, जैसे फैट निकालते हैं ना, वैसे भी अफीम का भी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट इस पर जब तोल होता है तो उसका टेस्टिंग करते हैं कि इसमें कितनी मार्किंग है, कितनी गाढ़ता है, कितनी आर्द्रता है। तो उसी प्रकार दूध में होता है, वैसे इसका तो इसमें भी गाढ़ता और उसका टेस्ट किया जाता है। लेकिन इन अधिकारियों ने इस नियम में कुछ क्लियरिटी नहीं है। तो ये अधिकारी इस नाम के, उसमें क्या है कि दूध जब अफीम लेते हैं तो उसमें पानी साफ में आता है, वो पानी वाष्प बन के धीरे धीरे उसका पानी जो उसको बोलते हैं वाष्प बन के वापस उड़ता है। तो फर्स्ट चीर की जो अफीम होती है उसमें फर्स्ट चीर में करीब 400 ग्राम 1 किलो पानी आता है, तो 400 ग्राम ही अफीम बचती है, उसमें 600 ग्राम। सेकंड चीर में कुछ थोड़ी गाढ़ता आती है, थर्ड में थोड़ी आती है, ऐसे करके लगभग लास्ट चीर पे 1 किलो में से 600 ग्राम टिकती है और फर्स्ट चीर में 1 किलो में से 400 ग्राम टिकती है। लेकिन वो क्या कि पानी किसान उसका पानी, अगर उस पानी को लेके अलग बर्तन में रखना ही पड़ता है, नहीं रखेगा अलग नहीं करता है, अंदर ही रखेगा, तो उसमें क्या कि अफीम बैटरी लग जाती है, तो उसकी गठी, मतलब जब उसकी रिपोर्ट कराते हैं तो वो गठी आती है।
तो पानी के बर्तन भी वो किसान साथ में रखता है। तो ये अधिकारी क्या छापा जब डालते हैं तो उसको पानी का वेट करते हैं, क्योंकि पानी फिर से नीला होता है और वैसे ही उसका कलर होता है, तो उसका ये वेट करते हैं। वो वेट करके फिर वो एक पद्धति इसमें एक त्रुटि ये है कि मुखिया जो अफीम काश्तकारों के बीच में से ही नारकोटिक्स डिपार्टमेंट एक मुखिया नियुक्त करता है। मुखिया का काम होता है किसान का PWR प्रतिदिन वेट रजिस्टर जिसको बोलते हैं PWR करता है। तो जितनी आपकी अफीम जब चीरा लगने से चालू होती है, चीरा लगने के दिन में उसको किसान को मुखिया को लिखनी होती है कि हम कल से चीरा देंगे, और जितनी अफीम आती है उसको वेट रजिस्टर में लिखवाना होता है। तो वो किसान वही लिखवाता है जितना उसको बचने वाली। जैसे आज मैंने चीर लगाई और मेरे को 1 किलो पानी आया, तो मुझे पता है इसमें से 400 ग्राम ही बचती है, तो मैं वहां मुखिया के पास में 400 ग्राम ही लिखवाता हूँ। तो फिर ये जब ये छापा डालते हैं तो फिर उस मुखिया का रजिस्टर को मंगवाते हैं कि बोले इसमें कितना लिखा हुआ और इसके घर पे कितना है। तो घर पे वेट वो पानी सहित करते हैं और रजिस्टर में तो ड्राई वेट ही लिखा था है। तो उसको मान के ये बोले तुम तो तस्करी कर रहे हो, इतना अवैध माल है, ये इधर आके दलगा तुम्हारा मुकदमा बनेगा, तुम जेल जाओगे, ये फिर ऐसे ऐसे धमका धमकी के फिर बाद में उनको पैसे के लिए बोली लगाते हैं, बोले इतना पैसा लगेगा। तो इसमें क्या कुछ किसानों के बीच में ऐसे सिस्टम बने हुए जो दलाल पैदा कर रखे हैं नारकोटिक्स डिपार्टमेंट। तो उन दलालों को इन्होंने जो भी दलाल ऐसी सूचना देगा उसको 30% कमीशन नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जो अवैध वसूली करते हैं उसमें से 30% उसको बंदी देते हैं। तो ये लोगों को पता होता है कि किसके घर में पानी किसके ज्यादा आया किसके नहीं आया, तो उनको सारा वो तो पता ही रहता है कि हर किसान का आना ही है पानी। ऐसे ही उनको वहां पे भी देवरिया में यहाँ पे देरवास में छापा लगा, फिर इनका नेगोशिएशन चला। तो एक किसान जिससे 1 करोड़ रुपए मांग रहा था उसका मामला तो इन्होंने 85 लाख को फाइनल करा, और एक किसान उसी का भाई था दूसरा, उससे 30 लाख मांगे थे, तो उसका फिर 20 लाख में फाइनल हुआ। और वो क्या देखते वक्त शायद 1 लाख रुपए इकट्ठे करने में कम हो गए, तो वो 19 लाख रुपए लेके निकल गए। साहब इतनी बड़ी राशि किसान किस तरीके से एकत्रित करके दे देता है कि आप जो अधिकारी है वो इतनी बड़ी डिमांड करता है और उसको किस तरीके से किसान पूरा कर रहे हैं? मतलब कुल मिला के एक तरह से खुद किसान भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं, मरता क्या नहीं करता, किसान कैसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे सकते? पहले तो मैं बताऊं आपको, इस अफीम नीति में ही गलत है। अफीम नीति जो बनी हुई है, काश्तकार को इसमें से अगर आप इस नीति के अनुसार खेती करोगे तो प्रत्येक काश्तकार को 1/1 लाख का नुकसान है। कैसे? कि अफीम की जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट भारत सरकार जो उनको पेमेंट करती है 1 किलो के 1000 से 1500 रुपए। अगर 10 आदि का पट्टा है तो किसान 9 किलो लेके जाता है। 9 किलो में भी वो आर्द्रता टेस्ट करते हैं, वाटर 1 आया, वाटर 2 आया, मार्क 5 आए, 4 आए, जिनको के 3 नंबर आए, 2 नंबर आए, उस नंबर के आधार पे ये आर्द्रता काटते हैं। काटने के बाद में लगभग वो 6 किलो का ही पैसा देते हैं, 1500 से 9 किलो तो 1000 रुपए ही। तो इस प्रकार का ये जब किसान के पास में अगर 6-7 हजार रुपए नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से मिला, भारत सरकार से मिला, और उसका जो ऊपर अंदर और क्या होता है पोस्ता जो खसखस, उसमें से ज्यादा उसका 50-60 हजार रुपए ही वो हो जाती है। 70 हजार रुपए में इस अफीम खेती को पैदा करने के लिए जो दोहें लगती है वो ही नहीं आती। तो फिर किसान क्या करेगा? तो उसको मजबूत है ही है, किसान को 2 नंबर में कहीं थोड़ा थोड़ा बचा के बेचना ही पड़ेगा, 1 किलो 2 किलो, तभी तो एक खेती की पूर्ति होगी। तो किसान मतलब भ्रष्टाचार का बढ़ावा नहीं दे रहा, किसान को पता है कि मैं थोड़ा गलत कर ही रहा हूं, तो गलत तो करना ही पड़ेगा। मतलब आप किसी को बोल दो कि यार के ये अंगूर पड़े हैं वो ऊपर है, इनको खाना है, लेकिन आपको हाथ नहीं लगाना है और फिर खाना, तो फिर कैसे करोगे? कि भाई आपको नहीं तो टेबल लेना, न स्टूल लेना, बस फिर पत्थर तो मारना पड़ेगा। जैसे पत्थर मारोगे आपको बोलो यार आपने तो अंगूर को तोड़ दिए, खराब कर दिए, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना आदमी को। तो वही काम किसान भी करता है और उनकी मजबूरी है करने की। तो किसान के पास इतने पैसे नहीं होते हैं, लेकिन वो डर के मारे कहीं कहीं से लाता है,
उस दिन भी ये डेलवास वालों के भी कई लोगों से इन्होंने पैसे इकट्ठे करे, 33 लोगों से। क्योंकि जैसे ही छापा पड़ता है तो एक आदमी बाहर जाके, क्योंकि एक कोई छुट्टी देते हैं कि तू जा भाई, तुम व्यवस्था करो। फिर वो अपने रिश्तेदार को फोन करते हैं, वो रिश्तेदार इधर से उधर जाते हैं, वो उधर जाते हैं। फिर वहां से कोई कहाँ से, कोई कहाँ से, कोई कहाँ से, किसी के पास 2 लाख, किसी के पास 5 लाख, तो सारे लोग इकट्ठा करके तो उधर से की व्यवस्था करके देते हैं। फिर इनके कुछ पैसे की व्यवस्था नहीं होती तो बीच के दलाल वो हामी भरते हैं, और फिर वो ये कह के जाते हैं कि इसको दे देना, ये मेरा आदमी मेरे पास पहुंचा देगा। तो उस दलाल को भी फिर बाद में 1 घंटे 2 घंटे में उनको व्यवस्था करके देनी होती। तो किसान तो बाजार मरता क्या नहीं करता, मजबूरी है। वो तो घर में मतलब अफीम जो है ना, वो एक बारूद की तरह है। बारूद के ढेर पे बैठ के कौन बीड़ी पी सकता है? अगर बीड़ी पिएगा तो विस्फोट होगा, खुद मर जाएगा। वो एक बारूद है। कुल मिला के जैसे किसान जो है, जैसे आपने धरना दिया, फर्स्ट बार धरना दिया, उसके बाद शाम को आपकी कोई वार्ता हुई, नागरिक विभाग के अधिकारी भी मौके पर आए थे। जिस तरह से आपने भी, आपके नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान पहुंचे थे और विरोध प्रदर्शन करते हुए धरना दिया था, तो उस समय क्या बात हुई थी जिसको लेकर आपने धरना खत्म कर दिया? इनके एएनसी आए थे कोटा से। फर्स्ट दिन जो 13 तारीख को धरना दिया था, उसमें प्रशासन चित्तौड़गढ़ पुलिस से भी हमारी बात हुई थी। एएनसी ने ये कहा था कि हम इसकी देवरिया वाले की निष्पक्ष जांच करा के किसी दूसरे अधिकारी को ये जांच देंगे, और इस प्रदीप का एफपीओ करने की बात हुई थी। और प्रदीप के खिलाफ आप रिपोर्ट दीजिए, हम इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके, इंटरनल नारकोटिक्स डिपार्टमेंट दर्ज करके, हम इसका बिहार किसानों को लेके इसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करेंगे और इसकी निष्पक्ष जांच करके देवरिया वालों को छुड़वाएंगे। तो इन्होंने ये बात कही थी। तो हमारी ये थी कि हम पैसे चाहिए वापस, लेकिन नारकोटिक्स की कोई बड़े अधिकारी तो पैसे वापस देने की हाँ करी नहीं। लेकिन वाया मीडिया फिर मेरी इनसे बात हुई तो शासन पर बोले कि हम इसका 10 दिन के अंदर 7 दिन के अंदर इसको क्लियर कर देंगे। हमने उसी आश्वासन के आधार पर, पुलिस भी बीच में बैठी थी, तो पुलिस ने भी कहा कि भाई ये कह रहे हैं तो आप भी बात मानिए। तो पुलिस की भी ड्यूटी होती है लॉ एंड ऑर्डर की मैनेज करनी। हमने उस टाइम पर धरना खत्म करा, लेकिन 7 दिन निकलने के बाद भी इन्होंने कुछ नहीं करा। तो जब मेरे से ये प्रदीप नाम का अधिकारी मिला तो इसने कहा जी मैं 70 लाख रुपए दे देता हूँ। 70 लाख रुपए किस बात के? तुम लाए 1 करोड़ 4 लाख रुपए। बोले इसमें तो हमारे कई लोग हैं, 70 भी मेरे पास में नहीं है, हमारे तो कई लोग आपस में बंट गए हैं, और इसमें तो हम जो मुखबिर जो दलाल जो भी है उनको भी हमें देना पड़ता है, उसको भी देना। तो मैं सारा पैसे तो मैं दे सकता, 70 दे सकता नहीं, पैसे पूरे चाहिए। तो फिर इसने कोई दूसरे तीसरे भाई मीडिया की वो हाँ कर रहा है, उससे ले लीजिए। कोई पुख्ता मामला था नहीं, और वो फिर देना ही नहीं चाह रहा। फिर 70 से 30 लाख पे आ गया। तो ऐसे ऐसे करके फिर वापस धरना देना पड़ा। तो आपने पहले फर्स्ट में जो धरना दिया था, उस धरने के बाद जो आरोपी है, जो जिसपे आरोप लगे, जिसने पैसे लिए, तो वो आपके पास आया, उसको 70 लाख रुपए देने के लिए राजी हो गया था। तो उसके बाद फिर वापस 30 लाख रुपए पे आ गया, धीरे धीरे वापस 30 पे आ गया कि मैं 30 ही दूंगा। उसके बाद में फिर वापस धरना 21 तारीख को दिया। 21 की तारीख के धरने में फिर वही बात हुई। फिर पुलिस एसपी साहब से बात हुई, एडीसी साहब से बात हुई। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ हम मुकदमा दर्ज करते हैं, मुकदमा दर्ज करके हम अरेस्ट करेंगे इसको, और आप अपने लोगों से बयान दिलाइए। दूसरी बात में धरना जब समाप्त हुआ तो हमारे इसी आधार पर हुआ कि भाई हम पैसे हमें पूरे चाहिए, 1 करोड़ 4 लाख। फिर पुलिस ने मुंडला थाना में FIR भी दर्ज करी, कार्रवाई भी चालू करी। तो देवरिया के लिए फिर वो दबाव में आए। तो दबाव में आए तो इन्होंने अगले दिन जब धरना 21 को था तो 20 को ही इन्होंने इसको FIO कर दिया था। ये फाइल इसके खिलाफ विभागीय जांच भी चालू हो गई थी, किसानों को बयान भी ले लिए, और ये जो देवरिया वाली जो फाइल थी इसको भी ट्रांसफर करके वो जयपुर के इंस्पेक्टर को किसी को जांच दी थी। और इन्होंने ये कहा था कि जिनके साथ गलत हुआ उसका हम इसका संशोधन करके इसको निकाल देंगे। लेकिन ये सब चीजें 20 तारीख को इन्होंने करी, और जबकि हमारी पहले 13 तारीख को 14 तारीख को करनी थी। तो दूसरा धरने की वीडियो से पहले ये सब चीजें हुई
लेकिन पैसे आने का कोई ये था नहीं। तो वापस धरने देने के बाद में पुलिस ने FIR दर्ज की, फिर इनका पूरा प्रशासन हरकत में आया, फिर वो FPO हुआ। जब FPO हुआ, सब कुछ हुआ, तो उसको लगा कि अब तो पैसे वापस देने ही पड़ेंगे। और इस दरमियान में, इस धरने के बाद में 2 ही दिन बाद में वो दिल्ली चला गया। तो दिल्ली जाकर मैंने, हमारे राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी है रंधावा जी को इस मैटर से अवगत कराया गया, ऐसा किसानों को लूटा जा रहा नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में। हमारे चूरू के सांसद है राहुल कसवा जी, उनको भी मैंने लिखित कर दिया। तो बोले हम निर्मला सीतारमण जी से इसका जांच करवाता हूँ। दीपेंद्र हुड्डा जी को भी दिया, उन्होंने कहा मैं इसको लोकसभा में इस मामले को उठाता हूँ। बर्जन दौला जी से भी मिले। जयपुर आके मैं पूर्व CM अशोक गहलोत जी और हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा साहब उनसे भी मिला। तो बोले इसको बड़ा अपन आंदोलन करेंगे, ऐसे किसानों के साथ में होने नहीं देंगे। तो जैसे ये एक्टिविटी चालू हुई तो ये सारे लोग फिर एक्टिव हुए कि ये तो अभी कुछ बड़ा करने वाले हैं। तो हमने 1 तारीख का वापस धरना का अनाउंस कर रखा था कि 1 तारीख को धरना देने वाले हैं। उस दरमियान ये जो प्रदीप नाम का जो भी अधिकारी था, ये इसने पैसे 1 करोड़ 4 लाख रुपए वापस वाया दूसरे के थ्रू वहां पहुंचा दिए किसानों के पास में। और किसानों के पास पहुंचा के डायरेक्टली मुझे जानकारी नहीं थी, और किसान को ऐसा बोला कि उनको पता चलेगा तो तुम्हारे पैसे वैसे नहीं, तुम्हारे पट्टे जैसा भी धमका सकते हैं, धमकाया। इसमें जो मेरे सामने चुनाव लड़े मंत्री जी, तो मंत्री जी को भी इंटरेस्ट था, उनके मामले क्षेत्र का मामला था। तो उन्होंने अपने PA ये कोई जो भी है उनको भेज बुझा के किसानों को वहां बुला के उन्होंने मेरे खिलाफ एक लिखित पेपर दिया कि चित्तौड़गढ़ में चल रहे नारकोटिक्स के खिलाफ धरने में हमारा कोई लेना देना नहीं है, और हम कभी वहां गए नहीं, और बद्रीलाल जाट को हम जानते नहीं। पर ऐसा करके उनसे लिखित बोला कि उन्होंने वीडियो डाला है। ठीक है, मुझे तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, पर पड़ा भी नहीं है। जिस तरह से वो दोनों वीडियो वायरल हुए, उस वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, तो उसको देखकर आप क्या कहते हैं? क्योंकि आपने जिस प्रकार से धरना दिया, आपका एक वीडियो भी वायरल हुआ था कि जो भी अधिकारी गांव में आते तो उनको कुटो, इस प्रकार से आपने किसानों का मुद्दा उठाया, और इस तरह से कोई किसान मुकर जाता है तो आगे कभी किसी किसान के साथ इस प्रकार की घटनाएं होती है तो आप आवाज उठाएंगे या क्या करेंगे? क्यों नहीं उठाएंगे, हम तो हमेशा उठाते रहेंगे। वो किसान नहीं मुकरा, ये दुनिया सोच रही मुकर, उस किसान के दिल से पूछो, कभी नहीं मुकर सकता। कोई व्यक्ति एक बार किसी घर की रोटी खा लेता ना, वो नहीं भूल सकता। उसकी वो किसान कैसे भूलेगा जिसके लिए अपन लड़ाई लड़ते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसका बच्चा उनके ऊपर दबाव बनाएगा कि बोले कि ये वीडियो है जो हम वायरल नहीं करेंगे, तुम्हें पैसे जो वापस दे रहे हैं, ये पैसे, इसका ये रिकॉर्ड नारकोटिक्स उस अधिकारी को बरी करवाने के लिए उसकी विभाग की जांच चल रही है, तो उसमें ये वीडियो वहां देना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने किसानों से अच्छा बोले हम वायरल नहीं करेंगे। लेकिन जो वीडियो जो बना रहे थे वो पॉलिटिकल लोग थे, तो उनको क्या है कि मुझे नीचे दिखाना था, इसलिए उनको झूठ बोल के किसान से उन्होंने वीडियो बनाई। तो वो फिर किसान को पता चला, तो किसान के तो खिलाफ बोलिए सारे किसान कि आपने गलत करा है, आप ऐसे कैसे, जो आदमी आपके लिए इतनी लड़ाई लड़ रहा था, आपने पैसे आपके पास पहुंचे और उसके खिलाफ बोलने लगे। तो किसान फिर उन्होंने वापस वीडियो भी जारी करा कि नहीं, मैं हूँ किसान हूँ, उनके धरने में खुद चला के गए थे। नहीं, मैं उन लोगों को जानता नहीं था। तो बाद में मुझे जब मैं उनकी आवाज उठाया तब पता चला कि ये बीजेपी सपोर्टेड है। जब वहां आए तो मैंने कहा कि वो बीजेपी, मैंने कहा मैं बीजेपी कांग्रेस करता नहीं, ये किसान है, किसान मेरी जाति है, मेरी जाति किसान है, तो इसके अलावा तो वो कोई ये होता नहीं। बाकी जो जैसे जो अफीम का किसान कोई भी हो, कोई किसी भी देश कास्ट का हो, उसको सारे लोग डरते हैं। पुलिस से भी डरते हैं, नारकोटिक्स से डरते हैं, नेताओं से डरते हैं, कौन किसी से पंगा ले। सीधी सी बात। आपने जो धरना दिया, उस धरने की बदौलत किसानों को पैसा वापस मिल गया है, और जो अफीम थी इनकी, तो ये अफीम पर इसने नारकोटिक्स विभाग ने जब्त की थी या कुछ कोई कार्रवाई प्रकरण वगैरह दर्ज नहीं किया था इस पूरे मामले में? मतलब यहाँ पे डेलवास वालों का तो पैसे मिल गए, जब्त करी नहीं। देवरिया वालों के मामले में इसने 50 लाख रुपए मांगे थे, वो दे नहीं पाए, तो उसने मुकदमा बना दिया उसके खिलाफ। इस प्रकार कई लोगों के खिलाफ, तो
जब मैं ये जो वीडियो अपने इस पे चल रहे थे ना, मैं फेसबुक इंस्टाग्राम पे, तो मैं कमेंट्स देख रहा था। कोई तो कह रहा है ये चोर मेरे से 8 लाख ले गया, कोई बोल रहा है 4 लाख ले गया, कोई बोल रहा है 20 लाख। फिर मैं तो ये जैसे वीडियो चले तो पता नहीं कहाँ से लोगों के फोन आ रहे हैं, घर में भी इसने बर्बाद कर दिया। मतलब एक आदमी तो ऐसा आया कि वो बोले कि मेरी लड़की किसी के साथ में बग गई थी। तो मैं एक मेरे जानकार है उससे मिला कि यार कि मेरी ये लड़की बग गई है। तो उस जानकार ने कहा कि अपन ऐसा करते हैं कि जो लड़का लेके बगा उसको अफीम में फंसा देते हैं। अच्छा। तो उसके कहने से मैं उसके बैकग्राउंड में आके उस जो लड़का लेके बगा उसको फंसाने के लिए गया, और नारकोटिक्स से वो सारे वो जो मेरे को सलाह दे रहा वही मिल लिया और मुझे ही फंसा दिया। और मैंने जिंदगी में कभी अफीम बेची नहीं कि मैं 4 साल सजा काट गया कि ये नारकोटिक्स के कारण है। तो कई निर्दोष लोग ऐसे जिनको अगर आप ग्राउंड पे जाओ तो इन चोरों का काम ये है कि बड़े बड़े लोग हैं। आज कोई बोले किसी को कोई आदमी 200-500 हजार रुपए देखे नहीं, उसको बोले कि तू 2 किलो 5 किलो ला के देना, मैं तेरे को कितने में लाएगा, तू लाख में लाएगा, मैं तेरे को 1.5 के पैसे दूंगा। इनको मुंगली में चाहिए किसी को भी फंसाना, उस बेचारे की जिंदगी खराब कर देते हैं। तो ऐसे ये लोभ देखे कम उम्र के बच्चों या जिसको पैसे की जरूरत है उन लोगों को कि ये तू ले आना, ये तू लाना, मतलब इन लोगों का काम होना चाहिए कि इसके प्रति जागरूकता करना। ये कैंप करे, लोगों को समझाए कि इससे ये हानि है, ये नुकसान है, ये व्यापार नहीं करना चाहिए, ये गलत काम है। लेकिन इन लोगों का काम है हमें मुकदमा चाहिए और हमें अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए कि मैंने इतने लोगों का मुकदमा बनाया, इसके लिए लोगों को फंसाते हैं, नहीं अच्छे लोगों को फंसाते हैं, बहुत गलत करते हैं। इस पूरे मामले में आप बता रहे तो एक अधिकारी है शामिल, क्या इतना बड़ा मामला था इस पूरे मामले में? देखिए एक अधिकारी क्या कर ले, एक अधिकारी कुछ कर सकता है? जब वो रेड डालने गए 17 लोग साथ में थे, ऐसा हो सकता है? नहीं। ऐसी पूरी टीम है इनकी, जो लोग भी आए थे तो उन लोगों पर कार्रवाई करने की आपने मांग की थी, जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाते तो उन पर कार्रवाई करे, तो अभी तक कुछ कार्रवाई हुई इसमें? एफआईआर दर्ज हुई, विभागीय जांच हुई, कर रही है ये लोग, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कुछ कार्रवाई होने वाली है, क्योंकि जिस किसान को पैसे मिल गए वो अपने बयान बदल देगा। ठीक है, अब मैं तो ये चाह रहा था इस मामले में कि एफआईआर दर्ज हुई, इसकी विभागीय जांच है, पैसे भी पुलिस बरामद करे, पैसे आदमी को वापस मिले और इस आदमी के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो एक आदमी मरेगा ना जब, तो दूसरे लोग भी देखेंगे। ये इतना मतलब भ्रष्ट अधिकारी था, कुछ दिनों पहले एक लड़के को पुलिस कस्टडी में इसके यहाँ मर गया, उसका कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, मतलब इस तरीके का नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है। और इनकी तो नीतियां देखो, कोई गलती देखो तो भारत सरकार की देखो, अब क्या मिलता है किसान को। मेरी तो ये मांग है कि मैं तो अभी लोकसभा में भी वहां निर्मला सीतारमण जी के पास भी थ्रू एक एमपी भेजा है कि आप इसमें संशोधित करिए, 50,000 रुपए किसानों को अफीम के दीजिए पर किलो के, बाकी मार्केट का अगर आप 2.5 लाख 3 लाख बोलते हो तो कम से कम 25% तो दीजिए। अब डोडा चूरा का पहले 200 रुपए किलो किसान को मिलता था, अब महंगाई बढ़ी तो उसका मुआवजा डोडा चूरा का 500 रुपए किलो, या तो आप सरकारी दर पे खरीदा है या 500 रुपए किलो का मुआवजा किसानों का दिया जाए। तीसरा कि ये जो मुख्य पद्धति और पानी का कच्चा तौल जो सिस्टम है इसी को खत्म किया जाए कि मुखियों की जरूरत क्या है, कच्चे तौल का जब कोई औचित्य नहीं, आपका वेट में वस्त बनता है, आदमी जब कमी लिखाता है तो फिर ठीक है, आपका डिपार्टमेंट का तय है कि इतना किलो इतनी मार्जिन लानी है, इतनी औसत देनी, तो डायरेक्टली तौल पर वह तौल देगा या फिर आप घर आके ले जाइए। लेकिन ये मुखिया मतलब मुखिया का सिस्टम ही यही है कि जैसे इनका नारकोटिक्स का एक डिपार्टमेंट का एक आदमी वहां बीच का जो तोड़ बट्टे कराने के लिए पैदा कर दिया इन्होंने, ये सिस्टम है मुखिया का। और चौथा ये कि आप जब अफीम के क्षेत्र में, जिसको आपको चित्तौड़ नीमच जो मालवा क्षेत्र जिसको बोलते हैं, तो यहाँ अच्छी होती है, क्वालिटी अच्छी है, मार्जिन अच्छी है, इससे मतलब फार्मा उद्योग और इसमें कई तरह की जीवन रक्षक दवाएं बनती है। तो आप सब गाँव में, नए गाँव में सब जगह पट्टे दो ना, क्या दिक्कत है? आप सीपीएस पद्धति से दे दो या कोई भी पद्धति, लेकिन अपनी खेती जब यहाँ वातावरण अनुकूल है और अच्छी है तो चित्तौड़ जिले के सभी किसानों को पट्टे दो, नए गाँव में भी देना चाहिए। तो मैंने तो ये चारों मांगे वहाँ रखा है। धारा है अफीम की 8/29, उस धारा में कई बार अपन देखते हैं कि जो निर्दोष किसान है उनको फंसाया जाता है,
और उनसे बड़ी बड़ी रकमें भी ली जाती है। तो इसको लेकर आप क्या देखते हैं, किस तरह से इसमें इस धारा का जो है दुरुपयोग होता है? 8/29 इस तरह के लिए भी मैंने मांग करी है। और हमारा जब आन्ना जी अभी लोकसभा लड़ रहे थे उसमें भी उन्होंने बोला था, हम पिछली बार से बोलते आ रहे हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट का मामला नहीं है, वैसे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का पूरा मामला भारत सरकार के अधीन है। और 8/29 एक ऐसी बीमारी है, मैं तो धारा नहीं बोलता हूँ, ये बीमारी है जिसको, कौन सी बीमारी, जो छुआछूत से फैलती है, क्या बोलते हैं उसको बीमारी को, ये छुआछूत वाली बीमारी 8/29। जो जिसके टच में आएगा उसके भी बीमारी लगेगी, जो जिसके टच में आएगा, तो ये उस तरह की बीमारी है। तो जैसे छूने से फैलती है, कोरोना फैला नहीं फैला, तो ये 8/29 कोरोना है। ये क्या जबरदस्ती ऐसे हवा से भी फैल जाती है, तो हवा कैसे बनती है, जैसे जूठा नाम ले लिया तो वो हवा ही है। तो इस प्रकार की धारा है। इसमें सही बात तो ये है कि इस धारा का में जो है कि जो तस्कर या जो भी ट्रांसपोर्टेशन व्यक्ति कर रहा लेके जा रहा, उसको पकड़ा तो उसी को सजा होनी चाहिए। अब इसमें यह है कि कहां से, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट यह है कि कहां से लाया, कहां दे रहा था, ओके ठीक है, पार्ट होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन। लेकिन होता क्या है, लाया आपसे, मनती मेरे नहीं उससे, वो नाम लेगा मेरा, फिर उनका लेगा, फिर उनका लेगा, नहीं तो फिर पुलिस उसको कहती है देखते वो मारपीट नहीं करेगा, तो कमाई करवा दे। वो भी देगा, ठीक है जूते नहीं पड़ रहे हैं, अच्छी बात है, 2-4 के नाम और ले लो। तो जिसके भी वो नाम लेगा उसके घर पुलिस उसको जीप में बैठा के ले जाएगी, अजी इस घर से लाया, ओके। फिर इतने में तो बोले नाम क्या ये है, फिर दूसरा, ऐसे करके वो एक आदमी जैसे पकड़ा था 20 के घर घुमाते, और उसमें रखते किसको, जिसने दी एक को, पैसे किससे, 19 और से ले लेते। तो ये एक ऐसी धारा है जो इससे पैसे इकट्ठे करने का अच्छा जुगाड़ है। मतलब इससे बढ़िया पैसे और कहीं से मिल ही नहीं सकते। नारकोटिक्स के हाथे चढ़ गया, नारकोटिक्स ले ले, पुलिस के हाथे चढ़ गया, पुलिस ले ले, फिर हमारे जैसे नेता बैठे हैं तो हमारे भी वोटों की जरूरत है, तो हम क्या करते हैं, चलो भाई जी थाने से छुड़ा से जितने भी 29 में नाम आका है, तो हम जाते हैं, बोलते हैं अजी मेरा वोटर है, मेरा आदमी है, इसकी कम पैसे लो, तो ठीक है आप आए हो तो 50,000 कम दे दीजिए, ऐसे करके तोड़ बट्टा हम ही लोग करवा। तो हम लोगों को तो मजा आता है ना, तोड़ बट्टा कर कुछ हमको भी मिलता है, तो हम क्यों इस धारा के खिलाफ बोलेंगे। जो रूलिंग पार्टी, रूलिंग सत्ता में जो लोग बैठे हैं, उन लोगों को चाहिए ना इस किसान क्यों मरे। लेकिन जितने भी, देखो मैं नेताओं को भी गलत नहीं मानता, मैं किसानों को गलत नहीं मानता, सिस्टम ऐसा बन गया है, इस सिस्टम को सुधारने के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, बहुत जरूरत है। नेता भी क्या करे बेचारा, चुनाव लड़ने जाए तो अपने लोग आगे बोलते भाई साहब इतने पैसों से नहीं जीता जाएगा, वो कहां से लाएगा। तो सिस्टम ऐसा बना दिया गया है, ये बहुत पूरा सिस्टम करप्ट हो गया। अब सिस्टम करप्ट होने के लिए पहले ही जनता की जरूरत है, जनता को ये तय करना पड़ेगा कि इस सिस्टम को सुधारने के लिए पैसे, अच्छा जो भी लोग पैसे कमाते हैं मुझे पता नहीं क्यों करते हैं इतना ज्यादा, दिन फिक्स गिने हुए कि आपको इतने दिन जीने हैं जी। मेरी अगर विधाता ने लिख दी मुझे 84 साल 1 दिन 24 घंटे 23 सेकंड जीना है, तो मैं 1 सेकंड ज्यादा नहीं जी सकता। और जब मैं ज्यादा पैसे किस लिए कर रहा हूं, कोई भरोसा नहीं है। पहले राजा महाराजाओं को देखा है आपने जमाने में, राजा महाराजाओं के जमाने में एक गांव में एक ठाकुर हुआ करते थे और एक पटेल हुआ करते थे, तो वो फैसला करते थे सब। तो जो पटेल और ठाकुर रिश्वत ले ली ना, उन ठाकुरों के घर पे आज भी, मतलब मैं ऐसा नहीं कहता है कि सारे, मतलब जिन्होंने ऐसे रिश्वत लेके गलत काम उन्होंने लिए क्यों, कि अपने बेटे बेटी सुखी रहेंगे, लेकिन उन लोगों के बेटों बेटी को शादी नहीं करवा रहा, उन बड़े रावड़ों का आज की तारीख में कलर भी नहीं हो रहा, और उन पटेल जो नंबरदार थे ना उनके बच्चों को कोई लड़की नहीं दे रहा। क्यों हुआ, क्योंकि जब गरीब जनता का पैसा आप चूस के लेके अपने परिवार को सुखी रखोगे, लेकिन एक समय आएगा जिन लोगों के लिए आप लोगों ने धन एकत्रित करा, वो गलत धन आपके घर में आया, उस आपकी नस्ल को खराब कर दे।
जरूरत नहीं है, लेकिन अब ठीक है, ये आर्थिक युग लगाया, आर्थिक युग में अर्थ ही महत्वपूर्ण है। लेकिन ठीक है, आप कमाइए, कोई इशू नहीं है। देखो, पैसे सबको जरूरत पड़ती है, लेकिन एक तरीके होते हैं। आप व्यापार कीजिए, बिजनेस करिए, और कुछ करिए, ट्रेडिंग करिए। आप पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, पॉलिटिक्स से आप जनता का भला करिए। उस पॉलिटिक्स की अप्रोच से अगर आप पैसे कमा रहे तो किसी को क्या करता है, बट गलत ट्रैक से कोई नेताओं की जिम्मेदारी होनी चाहिए। इस धरने में हमारा की कोई जरूरत ही नहीं थी। रूलिंग पार्टी के लोग हैं, उनको बैठना चाहिए, न्याय देने के, जिसको जो सत्ता में है और जो राजा है उसका काम है न्याय देना। हम तो प्रजा है, न्याय मांग रहे हैं। तो जैसे हम अपन बोल रहे हैं कि हजी माना न्याय दो, तो थालो बना अनुच्छा ना न्याय दे बना। आप लोग न्याय देने नहीं आते हो तो क्या करो। स्थिति कब सुधरेगी पता नहीं। जब देश आजाद हुआ तब जो विद्वान लोग, गांधी जी हुए, नेहरू जी हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, भगत सिंह जी जो कम उम्र में चले गए, उन लोगों ने ऐसा थोड़ी सोचा कि ऐसा देश बनेगा, ऐसी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। मैं तो बोलता हूं कि प्रजातंत्र, जिसको लोकतंत्र के जनता का राज, जनता का राज है का, जिसके पास पैसा है वो वोट खरीद रहा है, वो भूल रहा है, जनता का कहाँ राज है। उसी सिस्टम से जब चीजें चलने लगी तो इस देश का, ठीक है, कई लोग अच्छे हुए इसलिए आज इस देश स्थिति में है। आज अपन लोग अच्छे नेता नहीं होते तो स्थिति में भी नहीं पूछते। कोई नेता भी सारे खराब नहीं है, जनता भी खराब नहीं है, सब लोग, इनमें भी अच्छे लोग भी हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से सारी चीजें खराब। एक आखिरी सवाल है, जिस तरह से उन किसानों ने आरोप लगाया है, आपके ऊपर भी लगाया है, अब अपने नेतृत्व किया है, तो अब आगे क्या आपकी क्या रणनीति रहेगी इस धरने को लेकर? आगे इसको किस तरह से देखेंगे? मुझे तो आरोपों से कोई फर्क पड़ता है। वो लोगों ने बोला कि राजनीति करते हैं, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, चुनाव लड़ा हूँ, चुनाव लड़ना है। राजनीतिक व्यक्ति राजनीति नहीं करेगा तो जब नजरे तो बजाएगा नहीं। अब राजनीति मुझे किस तरीके से करनी, कि मुझे पॉजिटिव राजनीति करनी या नेगेटिव करनी? मैं करता हूँ पॉजिटिव राजनीति। और मुझे कोई आदमी मेरे खिलाफ कुछ भी बोल दे, मेरा सिर्फ ये दिल गवाह देना चाहिए कि मैं कर रहा हूं जो सही है कि नहीं। अगर मैं गलत हूं और मेरा अंदर से दिल बोल दिया मैं गलत, तो मैं नहीं करूंगा वो काम। और मुझे ये लगता है कि मैं सही हूं, सही ट्रैक में हूं, सही काम कर रहा हूं, तो वो काम मैं करता हूं, चाहे उससे कोई, मुझे इस चीज का फर्क नहीं पड़ता। हालांकि उन लोगों को से मुझे कोई नहीं, अब भी, आज भी, कभी भी किसी भी किसान के साथ में, किसी भी व्यक्ति के साथ में अन्याय होगा, हम डट के खड़े और खड़े रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ पूर्व डेयरी चेयरमैन बद्रीलाल जाट, जो बड़ी सारडी से चुनाव भी लड़े हैं विधानसभा का। तो इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप देख रहे थे गोल्डन सिटी न्यूज़ 7, खबर हमारी नजर।